चलो तो वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा क्विक रिव्यू देख लेते हैं। कल हमने जो पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। पहले कह रहा है कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अ वेरिएबल इज स्टोरेज एरिया टू स्टोर डेटा। क्या ये सही कह रहा है? डेटा को स्टोर करने की एक जगह है जो कि हमने डब्बों की फॉर्म में इजाद करी थी। याद है कहाँ बनती है ये? रैम में। कहाँ बनती है? रैम में। ठीक है, विच रिजर्व स्पेस इन रैम मेमोरी। रैम मेमोरी में अपने लिए जगह घेरता है। टू एक्सेस द स्टोरेज एरिया ईच वेरिएबल इज गिवन अ नेम। num1 num2 a b c हमने दिए थे नाम, ठीक है, तो उसी नाम की बात कर रहा है। वेरिएबल नेम इज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी लोकेशन। सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, num1 num2 num3, ठीक है। और ये हमने कहां सीखे थे इनको नाम देना? कहां सीखा था? आइडेंटिफायर्स, याद है? आइडेंटिफायर्स में कि किसी आइडेंटिफायर का नाम अपर केस हो सकता है, लोअर केस हो सकता है, कीवर्ड नहीं हो सकता, अंडरस्कोर हो सकता है, पहला लेटर डिजिट नहीं हो सकता है। ये सब हमने पढ़े थे। वो सारे नियम तुमको यहाँ निकल लगा देने हैं इसका वेरिएबल का नाम रखने में, ठीक है। फिर कह रहे हैं इट इज नेसेसरी टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर्स, यानी किसी भी वेरिएबल का उपयोग करने से पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे कल हमने जितने भी एग्जाम्पल किए थे उन सारे के सारे एग्जाम्पल्स में मैंने आपको यही कहा था कि कल जैसे मैंने आपको कहा था कि एक वेरिएबल है मेरे पास, तो मैंने सबसे पहले लिखता था इंट ए कॉमा, या ए में मैंने क्या दिया था? ए में मैंने 2 दिया, बी में मैंने कितना दिया? 5 दिया, फिर मैंने यहाँ सी लिखा, ठीक है। तो जब मैं ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या कहलाता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर मैं ये वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं लिखता, ये लाइन नहीं लिखता और सीधा कहता कि ए में 2 डाल दो, बी में 5 डाल दो, फिर सी की वैल्यू किस में डाल दो, ए की वैल्यू किस में डाल दो, सी में डाल दो, इस तरीके से करता, तो पहली बात तो कंपाइलर को ये समझ में नहीं आता ए जो है वो किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, किस टाइप का है, कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। ये सब किससे पता चलता है? डेटा टाइप से तो पता चलता है ना। तो जैसे ही हमने ये वाली लाइन लिखी, ये लाइन लिखी, इस लाइन से लिखते ही सबसे पहले तो कंपाइलर को ये पता चल रहा है कि ये क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या ए बी सी क्या है? वेरिएबल्स। इनके लिए कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी? 4 बाइट्स की जरूरत पड़ेगी। इनकी रेंज क्या रहेगी? -2^-31 2 + 2^31 -1, ये रहेगी इनकी रेंज, ठीक है। तो यही कह रहा है कि सबसे पहले क्या करना जरूरी है भाई? डिक्लेयर करना जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर में कौन आ जाता है? वेरिएबल। तो अभी फिलहाल ये किसकी बात कर रहा है? वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि जरूरी है कि वेरिएबल्स को आप क्या करो? डिक्लेयर करो बिफोर यूजिंग देम, उनको उपयोग में लेने से पहले। बिकॉज only from the declaration statement of an identifier the translator comes to know whether this declaration statement is of any variable or any other identifier like function, array। कहने का मतलब ये है कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से उसको पता चलेगा कि ये कोई वेरिएबल है या कोई फंक्शन है या कोई एरे है, क्या है। अभी फंक्शन और एरे ये सब तो तुमने पढ़ा नहीं, उसके बारे में सोचो मत। तुम किस बारे में सोचो? सिर्फ वेरिएबल के बारे में, कि उसको उस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से पता चलेगा कि ये वेरिएबल है या कुछ और है। कुछ और बोल दो कि क्या है, कुछ और है, ठीक है। Therefore, variable are also identifiers and it is necessary to declare them before using them। उनको क्या करना है तुमको? पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा उपयोग में लेने से पहले। How much space a variable will occupy in RAM depends on its data type। उसके डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा भाई। How much space a variable will occupy in RAM depends on its data type. Therefore, while declaring any variable, its data type also has to be written। तो जब हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या लिखना पड़ता है? उसका डेटा टाइप। जैसे हमने अभी लिखा था int a, b, c, तो int क्या है? डेटा टाइप ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि memory is not allocated to any variable at the time of variable declaration nor at compile time। any variable gets memory according to स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले ही कहता है कि मेमोरी ऐसा नहीं है कि तुमने लिख दिया इंट एबीसी और उसको मेमोरी मिल गई, नहीं। जब प्रोग्राम चलाओगे,
रन करोगे उसके बाद उसको मेमोरी मिलेगी। कब मिलेगी? प्रोग्राम को रन करने पर मेमोरी मिलेगी। ठीक है, स्टोरेज क्लासेस हम देखेंगे आगे, बाकी जब हम रन करते हैं तो उस टाइम पर मेमोरी मिलेगी। अब जैसे डिक्लेरेशन सिंटेक्स क्या कहता है, सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम। जैसे इंट num1 फ्लोट num2, ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन ही तो है। तो ये क्या, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि रैम के अंदर एक स्पेस बनाओ, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, साइज कितनी, 4 बाइट। ये क्या कह रहा है, स्पेस बनाओ किस टाइप का, फ्लोट टाइप का, साइज कितनी, 4 बाइट। फ्लोट की साइज कितनी होती है, 4 बाइट ही होती है ना। नेक्स्ट कह रहा है सिंटेक्स टू डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स। अगर आपको एक साथ एक ही टाइप के एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेटा टाइप लिखोगे var1 var2 var3। जैसे इंट num1 num2 num3 तीनों किस टाइप के वेरिएबल्स हैं, इंटीजर टाइप के। कितने स्पेस बनेगा, इंटीजर टाइप का 3, 4 बाइट का, टोटल 12 बाइट। अलग अलग बनेंगे, एक साथ नहीं बनेंगे, 4 अलग 4 अलग 4 अलग मेमोरी में। ठीक है, कह रहा है कि here num1 and num2 num3 are and in all integer type variables in which the size of each variable will be 4 बाइट in RAM। सबकी साइज कितनी रहेगी, 4 बाइट रहेगी। अब वेरिएबल असाइनमेंट, वेरिएबल असाइनमेंट का मतलब एक तो आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो और डिक्लेरेशन के टाइम पर उसको कोई वैल्यू दे रहे हो। जैसे यहां पर हम उसको डिक्लेरेशन के टाइम पर नहीं दे रहे, कहां दे रहे हैं डिक्लेरेशन के टाइम पर, इधर। कैसे पता चला डिक्लेरेशन के टाइम पर, क्योंकि डेटा टाइप साथ लिखा हुआ है। यहां पर तो हमने क्या लिखा, सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया इंट नम, और वैल्यू हम उसको कहां दे रहे हैं, अगले स्टेटमेंट में। कौन से में, इस वाले स्टेटमेंट में। तो ये भी सही है, गलत ये भी नहीं है ना, दोनों ही सही है। बस इसमें हमने क्या किया कि डिक्लेयर करते टाइम ही वैल्यू दे दी, और इसमें क्या किया, डिक्लेयर करके बाद में अगले स्टेटमेंट में वैल्यू दे दी। समझ में आ गया? तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम पर वैल्यू दे दी जाए तो कौन से टर्म यूज में ली जाती है, इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और जब डिक्लेयर करने के बाद अगर कोई वैल्यू दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। तो ध्यान रखना, वैल्यू को, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूं, सेम स्टेटमेंट अगर उसको कोई वैल्यू दी तो वो क्या कहलाएगी, इनिशियलाइजेशन। और असाइनमेंट क्या होगा, जब डिक्लेयर पहले कहीं कर चुका हूं और नीचे किसी दूसरे स्टेटमेंट में से कोई वैल्यू दे रहा हूं, वो क्या होगी, असाइनमेंट होगी। ठीक है, तो मैं कहता था ना कि देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा, तो मैं क्या कहूंगा इसको, कि सी की वैल्यू किसको असाइन कर रहे हैं, ए को। तो क्या बोला मैंने, असाइन बोला ना। सी की वैल्यू किसको असाइन कर रहे हैं, ए को। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है। ए और सी पहले डिक्लेयर किए जा चुके हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं उसको। तो वैल्यू देना क्या होता है, असाइनमेंट। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन, कि ए को डिक्लेयर करते टाइम क्या वैल्यू इनिशियलाइज कर दी उसको, 2, बी को क्या कर दी, 5। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट समझ में आ रहा है। ठीक है, ये टर्म्स हैं। तो ये टर्म्स क्या होते हैं कि कई बार हम जब इनिशियलाइजेशन बोलते हैं ना तो तुमको समझ में नहीं आता कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। असाइनमेंट बोलते हैं तब समझ में नहीं आता। तो ये तुमको अगर याद रहेंगी तो तुमको मेरी बातें पकड़ने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, मेरी बातों को समझने में आसानी रहेगी। कह रहा है कि हेयर num is a variable of integer type, num has been assigned an integer value that is 10। num को एक इंटीजर वैल्यू असाइन की गई है और वो कौन सी है, 10 उसको दी गई है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ए और बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, जल्दी बताओ आउटपुट। कल सिखाया था ना तुमको मैंने, वो डब्बे बनाने सिखाए थे कल। कितने डब्बे बनेंगे, 2 बनाओ।
क्या आया? 136 और 146। 136 146, बाकी 136 और 146। और किसी का डिफरेंट आयो? बताओ। 46 और 1। ठीक है, डब्बे बना लिए। सबसे पहले ए में क्या डाला तुमने? बी में क्या डाला? 9। ए में 10, बी में 9। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? ए में क्या डलवा रहा है? 12। तो 10 को काट के क्या लिखा होगा तुमने यहाँ पर? 12। ठीक है। बी में तुमने क्या डाला? ए प्लस 90, यानी 12 प्लस 90 कितना हो गया? 102। ठीक है, बी में कितना चला गया? 102। अब तुमने 102 और 34 ऐड किया तो कितना आया ए में? 136। और 136 और 10 ऐड किया तो बी में कितना गया? 146। किसका आ रहा है 136 और 146? बाकी कितना आ रहा है तुम्हारा पीछे? नहीं आया? दोबारा से ट्राई करो। देखो, ए बी, ए में क्या गया? 10 इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और बी में कितना गया? 9 इस स्टेटमेंट में। ए को क्या कर दिया? 12 कट के कितना गया? 12। इसने क्या किया? 12 प्लस 90 किसको दिया? बी को। कितना गया बी में? 102। फिर हमने बी प्लस 34 किया तो कितना गया? 136। और 136 प्लस 10 किया तो बी में कितना गया? ठीक है, यही हो रहा है। क्या गलती करी? आई समझ में? तुम दोनों पास क्यों नहीं बैठते? कहां पास हो? डिस्कशन करो, पूछो, एक दूसरे से बात करो। बी की वैल्यू गलत डाल दी, ठीक है। चलो अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। कह रहा है वी शुड ऑलवेज गिव मीनिंगफुल नेम्स टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का नाम हमको क्या देना चाहिए? मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। मीनिंगफुल नेम का मतलब क्या होता है? जैसे हमको किसी का रोल नंबर इनपुट करवाना है तो वेरिएबल का नाम रोल नंबर दो, ना कि RN दो या A दो, B दो, C दो, XYZ दो। नाम सही दो। किसी का नेम इनपुट करवाना है तो वेरिएबल का नाम भी क्या लोगे? नेम ही लो। एन मत लो, एनएम मत लो, है ना, इस तरीके के नाम मत लो। यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ए वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड मोर देन वंस विद द सेम नेम इन द सेम स्कोप। सेम स्कोप का मतलब कि तुमने पढ़ा होगा कि तुम सी का हर एक प्रोग्राम जो बनाते हो वो किसके अंदर बनाते हो? अभी तक तुमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? तुम कहाँ बनाते हो? दिख रहा है क्या? कलर देखना पड़ेगा। तुमको दिख रहा है शायद, कैमरा इस कलर के लिए अंधा है, कैमरे को नहीं दिखेगा। तो वॉइड मेन तुमने लिया, ठीक है। अब इसके अंदर तुमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट ए, और तुमने एक और वेरिएबल प्रिंट करवा दिया फ्लोट टाइप का। वो क्या हो गया? फ्लोट ए, है ना। क्या होगा? फ्लोट ए। तो कह रहा है कि एक ही ब्लॉक में, इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक या स्कोप। क्या बोलते हैं? ब्लॉक या स्कोप। एक ही स्कोप में एक ही नाम के एक से ज्यादा वेरिएबल्स नहीं हो सकते। अगर लिखते हैं तो दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? कि मान लो कि इसमें तो मैंने 10 डलवा दिया और इसमें मैंने डलवा दिया 10 पॉइंट या 20.36 डलवा दिया। मान लो 20.36 डलवा दिया। अब क्या होगा? अब यहां पर
अगर मैं आप लिखता हूं a इज इक्वल्स टू a प्लस 10, मैं ये चाहता हूं कि इस वाले a में 10 ऐड करके, ठीक है, यानी कि 20 बनाकर इसी a में डाल दे इस वाले में, लेकिन कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा a चाह रहा हूं? क्या यहां से आपको पता चल पा रहा है कि कौन सा a है, ये वाला है या ये वाला है? नहीं पता चल रहा ना, ठीक है। सेम एज इट इज है, किसी के घर में 2 बच्चे हुए, दोनों का नाम सेम रख दिया। क्या कहीं तुमने ऐसा केस देखा है? मैंने सिर्फ एक मूवी में देखा था। कौन सी मूवी? मूवी का नाम लिख लो, देखना आज जाके, खिचड़ी। देखना, उससे ज्यादा फनी मूवी तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। उसमें गुजराती फैमिली होती है और एक सरदार फैमिली होती है। सरदार फैमिली में कम से कम 30-40 मेंबर होते हैं, सबका नाम परमजीत होता है, सबका। तो गुजराती फैमिली के घर में टेलीफोन होता है, सरदार घर में टेलीफोन होता नहीं है। तो सरदारों का जो फोन है वो हमेशा उनके घर पे आया करता था, किसी का भी आता था तो वो कहते हैं कि सामने वाले घर से परमजीत को बुला दो। अब सामने वाले घर में कितने परमजीत? 30-40 परमजीत। तो सारे परमजीत लाइन लगाए खड़े हो जाते थे। पहले ने फोन उठाया, अच्छा मेरा नियत हो सकता है तेरा हो, फिर वो बात करेगा। ऐसे वो चेक करते थे, लास्ट में, बीच में, या जब भी जिसका भी आता था फिर वो बात करता था। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई ना। तो अच्छी मूवी है, देखना। मतलब गुजराती फैमिली से एक लड़का और पंजाबी फैमिली से एक लड़की, दोनों की शादी तय हो जाती है, लेकिन उसको ये हजम नहीं होता कि ये शादी इतनी आसानी से कैसे हो रही है, इसको थोड़ा एडवेंचरस बनाना है हमको। तो एडवेंचरस बनाने के चक्कर में वो जेल चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कांड करते हैं वो। देखना इस मूवी को, अच्छी फनी मूवी है, फैमिली मूवी है ना। खिचड़ी, खिचड़ी 2 भी आई थी, इस पे कुछ सीरियल्स भी बने थे। एक एक पार्ट इसका अल्टीमेट पार्ट है। समझ में आ गया यहां तक जो बताया? कि तुमने स्कोप समझ में आ गया? स्कोप का मतलब क्या है? ब्रैकेट। स्कोप का मतलब ब्रैकेट। एक ब्रैकेट खुला, एक ब्रैकेट बंद हुआ, करली मंझला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट अगर खुला और बंद हुआ, इसके बीच में सेम नाम के वेरिएबल नहीं हो सकते, भले ही उनका डेटा टाइप ही क्यों ना बदल दो तुम। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा। परमजीत वाला क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये वेरिएबल्स की कहानी थी, ये हमारी खत्म हो गई, ठीक है। अब वेरिएबल्स से रिलेटेड कुछ अगर एग्जाम्पल हैं तो नीचे चल के देख लेते हैं, नहीं है तो फिर अपन कांस्टेंट पे चलेंगे। लास्ट में एग्जाम्पल अगर इसमें मैंने छोड़े होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। कांस्टेंट से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन, हाँ, छोटे छोटे कोड स्निपेट नहीं है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूं, तुम मुझे बताना कि उस प्रोग्राम में क्या हो रहा है ना। तो तुम क्या है कि तुम सीख जाओगे, समझ जाओगे कि कोड में कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। मैंने फ्लोट टाइप का क्या लिया? वेरिएबल लिए, जिसमें एक का नाम तो दे दिया मैंने p, एक का नाम दे दिया मैंने r, एक का नाम मैंने दे दिया t, ठीक है। एक का नाम दे दिया p, जिसमें मैंने क्या डलवा दिया? 5000। एक का डलवा दिया मैंने t, जिसमें डलवा दिया 2। एक का डलवा दिया मैंने r, जिसमें दे दिया मैंने कितना? 10। और एक ले लिया मैंने वेरिएबल, किस नाम से? si के नाम से, ठीक है। किस नाम से? si के नाम से। si का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, मूलधन इंटू समय इंटू दर, यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला बनता है। इसको हम नॉर्मली आज तक हम जो गणित सीख के आए हैं उस गणित में हमने इसको कैसे लिखा है? हमेशा P इंटू R इंटू टी बटा 100,
ऐसे लिखते हुए आए हो तुम आज तक, है ना। लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग की भाषा में हमको इसको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, डिवीजन उधर लगा देना है और इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, क्योंकि पहले हमको ये मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद बटा 100 कर देते हैं हम इसको। अभी वो क्या करेगा, ये तो इसके साथ गुणा कर देगा, मतलब इसके साथ बटा करके फिर गुणा कर देगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है। वैसे तो अभी दिक्कत नहीं आनी, देखो मतों, अगर मैं नहीं भी लगाऊंगा तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, देखो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 करूंगा तो सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स पढ़ लिए तुमने कॉलेज में, प्रेसिडेंस टेबल पढ़ा था, प्रेसिडेंस टेबल, चलो ठीक है। बॉडमास का नियम पढ़ा है, बॉडमास का नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट फिर और ऑफ और डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, दोनों में से जो पहले आ जाए वो, डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से। चलो ठीक है, सेम एज इट इज सी लैंग्वेज के अंदर ये कहा गया कि अगर ये और ये दोनों एक ही एक्सप्रेशन में अगर आ जाएं, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को हिंदी में और क्या बोलते हैं हम, व्यंजक। एक्सप्रेशन ही कर लेते हैं हम तो। इस एक्सप्रेशन में अगर आ जाए तो लेफ्ट टू राइट चलते टाइम इनमें से जो पहले आ जाए उसको पहले सल्टाओ। पहले कौन है, मल्टीप्लिकेशन, तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर जो आएगा उसको किससे डिवाइड किया जाएगा, 100 से डिवाइड किया जाएगा। इसलिए किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, एस आई इज इक्वल्स टू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100। आउटपुट निकालो भाई, क्या आउटपुट रहने वाला है। डब्बे बनाओ तुम, डब्बे बनाकर देखो, डब्बे में किस डब्बे में क्या वैल्यू जा रही है, फिर तुम फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा। वैसे तो देख के बता ही सकते हो, जिसकी मैथ्स थोड़ी सी ठीक है। 10,000 लाख दो गए, बताओ। चल गया, कितना आया, 1000 आया, ठीक है। अब छोटे छोटे फॉर्मूला बना के दिखाना मुझे, है ना। मैं तुमको क्वेश्चन देता हूं, तुमको इस तरीके से लिख के बताना है, लिख दोगे इस तरीके से, है ना। जैसे मैं तुमको कहता हूं कि तुम्हारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, नम के नाम का, और उस नम में पड़ा हुआ है 5000, ठीक है। और एक और पड़ा हुआ है RES के नाम से, रिजल्ट के नाम से। मैं चाहता हूं कि इस रिजल्ट के अंदर तुम
इस 5,000 का 50% कितना होता है, वो फॉर्मूला लिख के बताओ। कैसे लिखोगे तुम, किस में डलवाना है तुमको, रिजल्ट में। अभी इससे पहले वाले में तुमने किस में डलवाया था, एसआई में डलवाया था, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिसमें डलवाना होता है उसको तो यहां लिखते हैं, इस ऑपरेटर के कौन से साइड पे, एलएचएस पे, और फॉर्मूला किधर लिखते हैं, आरएचएस पे। तो तुमको जो फॉर्मूला लिखना है वो किधर लिखना है, राइट हैंड साइड पे लिखना है। प्रतिशत का फॉर्मूला पता है, परसेंटेज वाला, डिवाइड बाय क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, ठीक है। नहीं पता है तो पूछ लेना, ठीक है। अब तुम लिखो, तुम कैसे लिखोगे। हो गया, ठीक है। क्या फॉर्मूला लिखा है, तुमने लिखा होगा RES बराबर नम इंटू 50 डिवाइड बाई 100। किस किसने लिखा है ये, लिख दिया, नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा, यही तो लिखना था। और अगर तुमको कहता कि 5,000 का 50% कितना होता है तो तुम कैसे लिखते, कॉपी पे बचपन से तुम पढ़ के आ रहे हो, मैथ्स वो होता हो, 5,000 का 50% कितना होता है, तुम क्या लिखते हैं, तुम सीधा सीधा लिखते 5,000 इंटू 50 क्या निकाल के देते क्या। देखो अगर तुमसे नहीं बना, दो कारण, या तो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में नहीं आया, या फिर तुमको फॉर्मूला नहीं आया। और फॉर्मूला नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है, क्योंकि कल को तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए और किसी के यहाँ पर एप्लीकेशन बनाओगे किसी की, तो वो तुमको बताएगा, वैसे ही तो बनाओगे। इसका मतलब वो तुमको पहले बताएगा कि ये फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ रहा है। तो इसमें बिल्कुल भी शर्म मत करो कि हमको फॉर्मूला नहीं आता, परसेंटेज का नहीं आता तो पूछ लो कि सर क्या फॉर्मूला होता है। तुम मुझसे अगर पूछ लेते तो तुमको बता देता। क्या सेम एज इट इज मैंने यहां नहीं लिखा,
5000 की जगह मैंने क्या लिख दिया, नम, बाकी तो सेम ही तो है, ठीक है। और जो निकला वो किस में डलवा रहे हैं हम, आरईएफ में। समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वैल्यू जाती है, किस तरीके से फॉर्मूले को इंप्लीमेंट किया जाता है, इंप्लीमेंटेशन तुमको आनी चाहिए। अब तुम मुझे ये बताओ, तुमको मैं एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, कि तुम्हारे घर में बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, ठीक है। अब इसमें तुम देख रहे हो इस फॉर्मूला में, इस वाले फॉर्मूला में कुछ चीजें कांस्टेंट है। कौन सी चीजें कांस्टेंट है, 50 और 100, ठीक, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो कांस्टेंट्स होते हैं वो रैम में नहीं जाते हैं, रैम में कौन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स जाते हैं, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है। अब तुम्हारे घर पे बिजली का बिल आता है, ठीक है। चलो बिजली का बिल आता है, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा बिजली का बिल किस बिहाफ पे आता है, कैसे आता होगा बिजली का बिल, उसी पे आता है क्या, यूनिट पे डिपेंड करता है। बिजली की यूनिट समझते हो, कि 1 यूनिट बिजली खर्च करी तो कितने रुपए का बिल आएगा, मान लो 8 रुपए, कितना आएगा, 8 रुपया, ठीक है। तो तुमको बिल निकालना है, क्या निकालना है, बिल। तो पहले तुम मुझे ये सजेस्ट करो कि यहाँ वेरिएबल कितने चाहिए। अब ये बताओ कि हर महीने जो बिल आता है उसका प्राइस सेम रहता है, नहीं, चलो ठीक है। तो प्राइस सेम नहीं रहता, जैसे पिछला एग्जाम्पल था, ये वाला एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल के अंदर क्या पी, टी और आर की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, क्या कोई किसी को पैसा उधार देता है तो क्या हमेशा 5000 ही देगा, नहीं देगा ना। पी के अंदर कभी 5000 हो सकता है, तो कभी 50,000 भी हो सकता है, कभी 10,000 भी हो सकता है, इसलिए उसको हमने क्या लिया, एक वेरिएबल में डलवाया। अभी फिलहाल तो फिक्स है, अभी तो हमने 5000, 2 और 10 दे दिया, ठीक है। लेकिन ये चीज आगे हम और सुधारेंगे जब हम यूजर से इनपुट लेंगे, कि 5000 के बाद यूजर अपने हिसाब से 10 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, जितना देगा उसमें डाल दिया जाएगा, वो हम आगे सीखेंगे, है ना। लेकिन ये बदलेंगे ना, वैल्यू हमेशा बदलेंगी, और अगर ये वैल्यू बदलेंगे तो ये भी बदलेगा इनके हिसाब से, लेकिन क्या कभी ये बदलेगा, ये तो बट्टा 100 डिवाइड बाई 100, ये तो सेम कॉमन है, सब में रहना है। अब वो कितना ही पैसा दे दे, कुछ भी, कितनी, किसी भी इंटरेस्ट रेट से दे दे, कैसे भी दे दे, ये नहीं बदलना, ये सेम रहना है, ठीक है। सेम एज इट इज यहां पर भी नंबर बदलेगा, लेकिन ये दोनों नहीं बदलेंगे, तो कांस्टेंट हो गई हमारे पास। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो तुम्हें वेरिएबल किन के लिए लेना है, उनके लिए लेना है जिनकी वैल्यू बदलने के चांसेस हैं। अब जैसे मैंने तुमसे पूछा कि क्या हर महीने यूनिट का प्राइस सेम रहता है, तुमने कहा नहीं सर, तो उसके लिए तुम क्या ले लो, एक वेरिएबल ले लो, ठीक है। तो तुम ले लो, मान लो इंटीजर टाइप से तुम ले लो, तुमने यहाँ पर लिया इंट, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि महीने में जो तुम्हारी यूनिट आती है उस बिल में हमेशा एक फिक्स यूनिट आती है। ऐसा थोड़ा आता है कि तुमने 101.2 यूनिट काम में ली, या तो 101 आएंगी, 102 आएंगी, है ना। तो तुम क्या करोगे, क्या ले रहे हो, एक तो क्या यूनिट फिक्स आती है हर महीने, बदल बदल के आती है, जितना तुमने कंज्यूम किया उस हिसाब से आ जाती है। तो एक तो वेरिएबल तुम किसके लिए लो, यूनिट्स के लिए। दूसरा, यूनिट प्राइस पर यूनिट, पीपीयू लिख दो, स्मॉल में लिख दिया मैंने, वैसे तो लंबा लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या लिखा, पीपीयू, यानी कि प्राइस पर यूनिट, ठीक है। दूसरा, क्या निकलना है, क्या निकालना है हमको, बिल, बिल, एक ले लो बिल। अब तुमने क्या किया कि जो यूनिट्स नाम का वेरिएबल था उसमें तो तुमने क्या डलवा दिया, मान लो तुमने इस महीने 70 यूनिट कंज्यूम करी, कितनी यूनिट कंज्यूम करी, 70, और जो प्राइस पर यूनिट था वो कितना था, 8 रुपीज। तो बिल का फॉर्मूला बनाओ भाई जल्दी से, क्या रहेगा, लिखो लिखो लिखो, कॉपी पे लिखो, बिल का प्राइस क्या रहेगा।
बिल का क्या प्राइस रहेगा फटाफट से देखो। यूनिट इन फॉर्मूला फॉर्मूला बताऊं? फॉर्मूला मतलब क्या? यूनिट इनटू यूनिट पर प्राइस, मतलब प्राइस पर यूनिट। कैसे निकलता है फॉर्मूला? तुमने जितनी कंज्यूम करी उसको एक यूनिट से गुणा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? बिल निकल जाएगा, ये निकलेगा। ठीक है, क्या लगाया फॉर्मूला? बिल इज इक्वल्स टू यूनिट्स इनटू पीपीयू। ये लिखा है सिंपल सा। बिल बराबर यूनिट्स इनटू पीपीयू। यू अगर ये कैपिटल था तो सब जगह कैपिटल ही लो। ठीक है, पीपीयू। आ रही बात समझ में? अभी दिक्कत आ रही है क्योंकि नया नया सीख रहे हो, धीरे धीरे और समस्याएं आएंगी और सीखोगे। ठीक है, दिक्कत कोई? फॉर्मूला बनाने में दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं करना। मैं तुमको अगर कहता कि तुमने अगर महीने के अंदर, ध्यान से सुनो, तुमने अगर 110 यूनिट कंज्यूम करी 8 रुपए के हिसाब से, मैं कहता कि तुमने 110 यूनिट करी, 110 यूनिट कंज्यूम करी 8 रुपए के हिसाब से, तो बिल कितना होगा? तो तुम क्या कहोगे? 110 गुणा 8 कितना निकला? ये बिल तुम मुझे निकाल कर दे रहे थे, मल्टीप्लाई करते ना, तो ये जो है यूनिट ये किसके अंदर पड़ा हुआ है? इसके अंदर। ये कौन सा है? ये वाला। तो यही तो लिखा है हमने, और क्या लिखा हुआ है? वहां भी हमने वही किया है मल्टीप्लाई, यहां भी हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और फिर हमने जो भी निकला उसको कहां डलवा दिया? बिल नाम के वेरिएबल में निकलवा दिया। अब ये बिल नाम का वेरिएबल लेता क्यों है? वहां पर एसआई ने ले लिया, यहाँ बिल ने ले लिया, इन सब का हम करते क्या है? इन सबको हम हमारे कंप्यूटर पे रिजल्ट दिखाना पड़ेगा ना कि कितना बिल आया, तो बिल को हम कहीं क्या करते हैं, किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं ताकि हम प्रिंट करवा सकें। ठीक है, और प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास फंक्शन आता है, कौन सा? प्रिंट एफ फंक्शन। किस किस को नहीं पता प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में? आप दोनों को नहीं पता होगा, है ना? आपको पता है, आपको नहीं पता। ये अभी हम एक दो दिन में कोडिंग करना शुरू करेंगे, उसके बाद हम ये सीखेंगे ना कि प्रिंट एफ क्या होता है। तो ये प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है कि ये इस बिल की वैल्यू हमको स्क्रीन पर दिखा देगा, ये आउटपुट आया भाई तुम्हारा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके अंदर हैं। और कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो, कोई भी डाउट। बाकी कल और प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं तुम्हारे लिए, और प्रॉब्लम्स देंगे तुमको। फॉर्मूला बनाने सीखो अभी, वेरिएबल के साथ कैसे करने हैं ना। ठीक है।